अब सर उसी पर ही हम आएंगे। ये जो किताब छोटी सी मैंने बनाई है गडकरी जी की लाइफ पर, और हमारे भारत की जो इकोनॉमी में इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है, तो आपको इस किताब में सर मतलब क्या लगा, क्या चीज़ें और हमें इस पे वर्क करना चाहिए? क्योंकि जब मेरी सर की टीम से भी बात होती है तो ये कहते हैं कि मैम जब भी आप ये किताब किसी को दिखाएं तो फीडबैक लीजिए कि और क्या चेंजेस करनी चाहिए, कहाँ पे मिस्टेक है या कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो सर आप अपने इनपुट्स थोड़ा सा देखिए, बताएं। गडकरी जी का, जैसे मैंने कहा, गडकरी जी के साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया है जी। मुझे नेशनल एग्जीक्यूटिव में लेने में गडकरी जी ने ही मुझे नेशनल एग्जीक्यूटिव का सदस्य बनाया था पहली बार जी। और मेरा व्यक्तिगत इनके साथ भी जीवन में काफ़ी संपर्क रहा जब ये अध्यक्ष के रूप में थे। ये पुस्तक भी मैंने देखी, जब आपने देखी मेरे को पहले भी बताई थी तो मैंने देखा था इसका, और आपके पॉडकास्ट भी देखे। गडकरी जी एक व्यक्तित्व जो है उनका, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ और कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीयता का व्यवहार के साथ करना और विजन के साथ काम करना, हरदम ये ही हैज अ विजनरी लीडरशिप। और मैं तो मतलब इनके जो पहलू है, मैं 2009-10 में ये बने थे, 9 में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसके बाद लगभग 2010 के आसपास मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ा हुआ हूँ। श्री जी ने मुझे कहा कि मैं भाजपा के किसी व्यक्ति को, जर्मनी में उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, ग्लोबल बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था बर्लिन स्टेडियम में, तो उसके अध्यक्ष के रूप में वो भाजपा में से किसी को चाह रहे थे। मैंने सजेस्ट किया कि गडकरी जी को जाएंगे तो अच्छा रहेगा और ये विजनरी व्यक्ति हैं। तो फिर हम लोग लेके गडकरी जी को उनका पत्र लेके गए, मैं और डॉक्टर गुप्ता एक है। तो लेके गए और इनको इनवाइट करने के लिए, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैं इनके साथ जर्मनी गया। मैं भी गया। अरे वाह। हाँ, और वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। 4 दिन हम इनके साथ रहे। और वहां पे 2010 में क्या हुआ, कार्यक्रम हुआ, हम पहले दिन पहुंचे, कमरे में गए, होटल के कमरे में रुके, तो बोले कि अब सवेरे से हम चले, भूख लगी हुई है। तो हमने कहा चलो नीचे रेस्टोरेंट में खा लेंगे। बोले नहीं, मैं तो अपना खाना लेके आया हूँ और तुम मेरे कमरे में आ जाना। तो हम दोनों भी थे, हम तीनों बैठ के वही कमरे में खाएंगे। अच्छा। तो हम कमरे में चले गए, तो इन्होंने पराठे लाए हुए थे, अचार की एक बोतल लाए हुए थे, कच्चा प्याज लेके आए थे। महाराष्ट्र में ये सब कच्चा प्याज बहुत खाते और नमक। तो अपने कमरे में हम मतलब बिल्कुल शाम के आराम वाले बिल्कुल लेजर कपड़ों में बैठ के हम लोगों ने खाया। तो हम लोगों के अंदर एक था कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी पार्टी के, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो हम बड़े रिजर्व से चल रहे थे। उनने पहले ही पहुंचते ही वो सारा मतलब अपना बोला, नहीं हम तो यहाँ पे मित्र हैं, अपना आपस में रहेंगे। तो इतना व्यवहार हुआ था। और उसके बाद हम कार्यक्रम में गए, बड़ा भव्य कार्यक्रम था इनका। लेक्चर, ही इज ए वेरी गुड स्पीकर, ही मोटिवेट्स पीपल। और हजारों लोगों को मैंने तो इनके देखे, औरों से सुना है कि ही मोटिवेट्स पीपल। लेकिन उसके बाद जब कार्यक्रम के बाद इन्होंने कहा, हम 2-3 दिन और थे, बोला मुझे एम्बेसडर आया वहां का, जर्मनी का एम्बेसडर मिलने। बोला मुझे ना यहाँ पे एथेनॉल जो प्रोड्यूस करती है वो कंपनियों के फैक्ट्री को देखने जाना है। अब मैंने कहा उस समय 2010 में एथेनॉल का यहाँ पे, और जर्मनी में इतना, ही इज अ चीफ गेस्ट ऑफ सच ए बिग प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पूरे वर्ल्ड से आए हुए थे, करीब 150 कंट्रीज से लोग आए हुए थे। और वो अब एथेनॉल, वो कह रहे हैं कि मुझे एथेनॉल फैक्ट्री, उसने कहा सर ये जो एथेनॉल फैक्ट्री जो है ना, यहाँ से पूरा दिन लग जाएगा। बोला नहीं मुझे तो जाना है। अच्छा। हाँ। फिर ये हम लोग गए, हमने कहा इनके साथ, तो हम गए। तो वहां पे मैंने देखा जिस पैशन से वो देख रहे थे कैसे एथेनॉल बन रहा है, उसको कैसे, उसकी क्या यूटिलाइजेशन है, उसको कैसे, मतलब उसके सारे इंट्रिकेसीज में इतने डिटेल में गए। तो मैंने बात की कि ये इतना क्यों इसको करे। तो उनने कहा कि देखो एथेनॉल एक प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूं कि पेट्रोल डीजल में ब्लेंडिंग हो और उससे देश की जो एनर्जी सिक्योरिटी, ये बात 2010 की है। हाँ बताइए। और मैंने उसको, मैं मतलब उस समय के पैशन को देखो आप, उस समय के पैशन को लेके, उस विजन को लेके ये कंटिन्यूअसली आज तक उसमें लगे हुए हैं। और आज
मोदी जी के नेतृत्व में हम 20% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग हम पेट्रोल और डीजल प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं, जिसमें किसानों को भी उसकी उत्पादन का ज्यादा पैसा मिल रहा है जी। हमारा जो इंपोर्ट ऑफ ऑयल है वो लगभग 20% कम कॉस्ट पड़ रहा है, क्योंकि विदेशों से हम ऑयल पेट्रोल लेते हैं, उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगी जी जी जी। और एनर्जी एफिशिएंट, मतलब यानी रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में ये काम होगा। फॉसिल फ्यूल तो रिन्यूएबल नहीं है जी। तो ये विजन है, कार्यकर्ताओं के साथ रहना है जी। और हम सब घूम रहे, मतलब तो एक व्यक्तित्व के साथ रहते जी, तो मतलब रोड का तो आप जानते हैं, इसमें किताब में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ही इज द इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया, हाईवे मैन ऑफ इंडिया, हमने नाम दे दिया है इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। हाँ, तो अटल जी के टाइम पे इन्होंने गोल्डन चतुर्भुज पे काम किया, तो पैशन बनाना है। इनके ऑफिस में लिखा हुआ है कि यूएस इज नॉट रिच, यूएस रोड, अमेरिका के रोड अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न है, बल्कि वो उसके रोड अच्छे हैं तो आर्थिक रूप से संपन्न है। बिल्कुल, तो आज हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी तो और उसको इम्प्लीमेंट, और कभी भी मतलब इन्होंने कहा कि मुझे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो ये मैं भी मानती हूँ। आज गौशाला हम चला रहे हैं, 1700 गाय हैं और लगभग पिछले साल 8 करोड़ रुपए तो पूरे साल में खर्चा हुआ था। ये कैश कंपोनेंट है, बाकी लोग काइंड में जो दे जाते हैं वो अलग है, कोई चारा दे गया, गुड़ दे गया, कोई और प्रोडक्ट दे गया, वो दे गया, तो लगभग 60-70 लाख रुपया महीने का खर्चा है। और हमें किसी के पास चलने की बात है, एक किसी पैशन के साथ अगर कोई चीज अपने मन में लग गई तो उसको किसी भी तरह से कर देना है, करके दिखाना है, बिल्कुल ये है। और मोटिवेशनल व्यक्तित्व है, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। तो ये सारे गुण है, मुझे प्रभावित किया है। कुछ लोगों ने जो कि भाजपा में प्रभावित किया, मोदी जी हैं, ये गडकरी जी हैं, ऐसे लोगों ने प्रभावित किया। लोग आपसे प्रभावित होते हैं सर, जो आपके जैसे आप कहते हैं कि जनता जनार्दन के लिए काम करना, तो जब आप अपने घर के लिए काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके घर के लोग आपके बारे में बोलते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं तो सर लोग आपको बहुत अच्छे से दिल से मान सम्मान आपको देते हैं। तो आपने जब इतने लोगों से सीखा, लोग आपसे सीख रहे हैं और आप एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं यूथ के लिए, तो यंग जनरेशन के लिए सर क्या मैसेज है आपका? मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, देश में ना राजनीति में युवाओं की बहुत आवश्यकता है। अगर भारत विकसित भारत बनने के लिए तैयार है, हम सब चाहते हैं, हमने बचपन से यही सपना देखा है ना, परम वैभवन ने तुम्हें तत्व राष्ट्रम, ये इस संकल्प को लेके हम चले, क्या भारत हमारा परम वैभव पे पहुंचे। तो हमारे देश में पोटेंशियल है, सांस्कृतिक, सिविलाइजेशनल, एंटरप्रेन्योरशिप, यंग पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, और क्या चाहिए किसी देश को विकसित बनने के लिए और ग्लोबल लीडरशिप को अटेंड करने के लिए। ग्लोबल लीडरशिप भी तब भारत को मिलेगी जब आर्थिक रूप से संपन्न होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पैशन के साथ काम करना, लीडरशिप देना, ये सब ये बहुत देश के लोगों, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इस काम को इम्प्लीमेंट कर सके। और युवाओं में जो उत्साह होता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। एक उत्साह, भगवान कृष्ण ने भी कहा है ना कि जो उत्साह से काम होगा वही सक्सेसफुल, सफल होगा। तो युवाओं में उत्साह होता है, उनमें मेहनत करने का जील होती है उनको। और सबसे बड़ा बात है कि अगर देश विकसित होगा, आर्थिक महाशक्ति बनेगा, तो उसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? आने वाली पीढ़ियों को। उनका फायदा है, उनका कैरियर भी अच्छा बनेगा, उनको आर्थिक रूप से संपन्नता भी होगी, उनको ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीजें होगी। तो उनको, और यह सब इम्प्लीमेंट होगा पॉलिटिक्स से। और पॉलिटिक्स में बीच में कुछ एक पीरियड ऐसा आया जब सही लोग राजनीति में नहीं आए, सज्जन लोगों ने जो है वो राजनीति से अपना पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि डिफिकल्ट है, कॉम्पिटिटिव है। बिल्कुल, बहुत। एक टाइम पर जब नायक मूवी आई थी तो यही माहौल था। बिल्कुल, क्योंकि कोई पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था। तो वो तो चाणक्य ने भी कहा है ना, हमारे अमित शाह जी का के जो फेवरेट आइकॉन है चाणक्य, उन्होंने कहा था कि इस देश का नुकसान जितना सज्जनों की अकर्मण्यता ने, दुर्जनों की
दुर्जनों ने नहीं किया उतनी सज्जनों की अकर्मण्यता ने की है। तो सज्जन लोग, गुड विशिंग वाले, मेहनती लोग और पॉजिटिव सोच के लोग, उन लोगों को राजनीति में आएंगे, लीडरशिप लेंगे तो देश का भला होगा, विकसित भारत का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी तो 12 जनवरी कल अपने स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कल प्रधानमंत्री इतना बड़ा कार्यक्रम मंडपम में कर रहे हैं और उन्होंने आह्वान किया कि 1 लाख लोगों को, जिनका की कोई पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक लोग का नहीं है, नेपोटिज्म वाली नहीं है, जो एक सच्चे मिशन के साथ राजनीति में आना चाहते हैं, जो अच्छे विजनरी हैं और जो जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ न कुछ अचीवमेंट किए हुए महत्वपूर्ण, जो रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स किए, उन लोगों को वो राजनीति में लाने के लिए सहयोग समर्थन करेंगे। तो प्रधानमंत्री का आह्वान 1 लाख युवाओं को राजनीति में सशक्त करने का है। हम सब भी उनके उस आह्वान के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है युवाओं के लिए बहुत बड़ा इस समय एक अपॉर्चुनिटी है। और प्रधानमंत्री ने ये भी कल कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आने वाले समय में एक नई टीम बना के उसके सुपुर्द अपने पूरे इस जो कार्य को आगे विजन के साथ वो ले जाए, ऐसी टीम बिल्डअप करना चाहता हूँ। उस टीम का हिस्सा बनने का मौका है। और हम तो प्रधानमंत्री जी, नितिन जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, इन सब के साथ काम करने के साथ पार्टी के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। पार्टी के अंदर कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सेल्स हैं, उसके बाद अलग अलग जो मोर्चे हैं, अलग अलग हमारे कार्यक्रम होते हैं। इतने सारे भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स लेके चलती है, उन सब के साथ अपने को जुड़ते रहे। अपने कोई भी जो भी यंग जनरेशन है वो एक और देखिए आज के समय में प्रजातांत्रिक पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, मंडल तक के इलेक्शन बिल्कुल निष्पक्षता से ट्रांसपेरेंटली हो रहे हैं। हमारे नोएडा में 37 लोगों ने जिला अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरा है। पहले मेरे पास भी लोग बहुत आ रहे थे, अरे मेरे को तो फॉर्म ही नहीं भरने देंगे, मेरे को ये करेंगे। मैंने कहा कोई चिंता नहीं करो, पार्टी बिल्कुल, हाँ, कि पार्टी बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेगी। और यहाँ के जो जिला प्रभारी हैं, उन लोगों ने पार्टी के संगठन के निर्देश पे उन्होंने कहा जो भी अध्यक्ष के लिए नाम भरना चाहता है वो भर दे और फिर रायशुमारी की जाएगी। एमएलए के कैंडिडेट के लिए भी अभी दिल्ली में भी मैं भी पार्टिसिपेट किया था नजफगढ़ के लिए, तो वहां भी रायशुमारी होती है। तो जनता की, लोगों की बातों को लेके हुए प्रजातांत्रिक के स्ट्रक्चर के साथ भारतीय जनता पार्टी बनी है। ना किसी परिवारवाद का यहाँ पे कोई वर्चस्व है, ना किसी व्यक्तिवाद का वर्चस्व है। सब एक गरीब से गरीब और छोटे से छोटा व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बन सकने की कैपेसिटी वाला है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्वागत है। सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से अपने क्षेत्र में रिकॉग्निशन बनाई है और उससे राजनीतिक पहचान बनेगी। देखिए एक लास्ट बात कहता हूँ इसमें, पॉलिटिक्स किसी को बड़ा नहीं बनाती, ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। आप ये मत सोचो कि मैं जिलाध्यक्ष बन जाऊंगा तो बड़ा आदमी हो जाऊंगा, पता चले कि लोग आपको गालियां देनी शुरू कर दें। बिल्कुल आपको पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, समाज में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करती है जो अपने क्षेत्र में, जिनके अंदर लोग जिनको एक आदर से, सम्मान से, उनकी लीडरशिप पे विश्वास रखते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके एसिमुलेट करती है। जैसे मैं लिखता था, मैं तो भाजपा में आने के लिए 2000 में नहीं सोचा था। बिल्कुल। तो जना कृष्णमूर्ति जी ने पता नहीं किससे बात की, क्या करे, मेरे लेख देखे और मुझे बुला के पार्टी में इतना सेंट्रल लेवल पे थिंक टैंक का, मैं तो उस वक्त बहुत छोटा उम्र का था, मुझे सेंट्रल टीम का मेंबर बना दिया। अरुण जेटली जी ने फिर मेरे लिए, मुझे देखा, बोला तुम इकोनॉमिक इश्यूज में लिखते हो, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बोला इकोनॉमिक इश्यूज में तुम्हारा अच्छा है, तो उसमें बहुत सारे पोजीशंस दी। तो यहाँ पे पुल अप किया जाता है। ये तो राजनीति में आपको क्रिएट अ रिकॉग्निशन ऑफ योर वर्क इन योर फील्ड एंड ऑटोमेटिकली
आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि टोल टैक्स पे लोग बहुत बात कर रहे हैं आजकल, तो आपका क्या व्यू है टोल टैक्स इतने लगाने का? क्या ये सही हो रहा है या गलत? देखिए, ये जो है ना पीपीपी मॉडल, जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, जी जी, ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जी। हाँ, इसमें लेकिन इसके कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं। तो क्योंकि मैं इकोनॉमी समझता हूँ, बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स तीनों में मेरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में भी किया हुआ है, फाइनेंस में मेरा बहुत एक्सपोजर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट्स में, अलग फाइनेंशियल पॉलिसी मेकिंग में जी। तो इसमें बड़े अच्छा ऑप्शंस तो हैं जी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। सरकार तो इन्वेस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी कर रही है, लेकिन इकोनॉमी के तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है जी। और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा वह जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक रीजनेबल लेवल पे, रिस्क तो है ही, रिस्क लेता है वो, तो उसको एक रिटर्न का भी एश्योरेंस, एक विजन होना चाहिए, उसके सामने एक रोड मैप होना चाहिए जी। अब कोई एक छोटा सा टेबल बना देगा मशीन, उसे तो तुरंत प्रोडक्ट बनाया, बेच दिया, उसको प्रॉफिट मिल गया, जो भी हो गया। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो लॉन्ग जेस्टेशन के प्रोजेक्ट होते हैं जी। को पता चला 10 साल में एक रोड बनने में ही लग गया, एक ब्रिज बनने में 15 साल लग गए, रेलवे एयरपोर्ट बनना है 6 साल लग गए जी, रेलवे ब्रिज बनना है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इसलिए जनरली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सरकार करती है, लेकिन सरकार की लिमिटेशन है कैपिटल कितना लगाए, कितने काम करे जी। तो प्राइवेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अट्रैक्ट करने के लिए उनको कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा जी। अगर आप, अब रियल एस्टेट इतना बड़ा कॉस्टिंग बढ़ती जा रही, अगर आप सरकार जमीन और रियल एस्टेट की कॉस्टिंग भी उसमें इंक्लूड कर दे जी, तो फिर वो प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाएगा जी। दूसरा, उसको स्ट्रीम ऑफ रिटर्न, रेवेन्यू की स्ट्रीम क्लैरिटी नहीं होगी जी, तो वो कैसे प्रोजेक्ट को लगाएगा, तो जिसने कैपिटल लगाया उसको रिटर्न कैसे मिलेगा। तो जो रोड बनाते हैं, जैसे कई करोड़ रुपया, एक मेरे ख्याल से 10 या 12 करोड़ रुपया पर किलोमीटर के रोड के आजकल लगते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता मुझे जी। लेकिन इतना अगर 10 किलोमीटर का 50-100 किलोमीटर का रोड बनाएगा, उसको मेंटेन भी करना है, कंटिन्यूअस मेंटेनेंस चाहिए, नहीं तो बेकार हो जाएगा जी। तो इसलिए उसको एक रेवेन्यू स्ट्रीम देना होगा। तो ये टोल टैक्स अपने आप में एक रेवेन्यू स्ट्रीम, उसको एश्योर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलती है जी। लेकिन उसमें एक और बड़ा फायदा है कि इसकी डिस्काउंटिंग हो जाती है, क्योंकि पैसा बैंक भी लगाते हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जी, वो भी लॉन्ग टर्म लोन में पैसा देते हैं कंपनियों को जी। तो उनको भी सिक्योरिटी चाहिए किसी चीज की, पैसा देश का ही है, टैक्स पेयर्स मनी है उनके पास भी, बैंक और इंस्टीट्यूशन के पास जी। तो वो जो स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है, जो टोल टैक्स के माध्यम से, मान लो एक सड़क पे 1000 गाड़ी रोज जा रही है जी, 10,000 गाड़ी जा रही है, तो 10 रुपया 100 रुपया भी मिल रहा है, तो उसका जो स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है, आने वाले 20 साल तक ये रोड चलेगा, तो उसको डिस्काउंट कर लेते हैं जी। और उस पर वो फाइनेंसिंग कर देते हैं। तो ये इनोवेटिव तरीका है कि सरकार का पैसा भी कम लगे, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाए जी। जो इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते हैं उन लोगों का पैसा भी सिक्योर्ड हो, और एक रेवेन्यू स्ट्रीम, उसकी मेंटेनेंस भी सड़क की होता है, रेवेन्यू स्ट्रीम भी आती रहे, प्रॉफिटेबिलिटी भी रीजनेबल रहे और लैंड कॉस्ट वगैरह भी कम हो जाए जी। तो ये पीपीपी मॉडल, टोल वगैरह जो है वो इसी सब के हैं। ये गडकरी जी काफ़ी यूज़ करते हैं जी। तो वो कई बार कॉस्टिंग आती है, लेकिन फिर भी ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण तरीका है जिससे प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए और कुछ तरीका नहीं है। अब इसमें प्रिकॉशन क्या लेनी है, ये कॉन्सेप्चुअली, इम्प्लीमेंटेशनली इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो सब बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि मैं एंटी करप्शन मूवमेंट से बहुत जुड़ा हूँ। कई बार कॉम्प्रोमाइजिंग ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, जिसको कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म, वो उस नेक्सस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि हमने नोएडा
डीएनडी का देखा, जी, कोर्ट जी, ने कैंसिल कर दिया। डीएनडी में जिस कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ये पूरा जिसमें टोल वगैरह का दिया, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया, इसके खिलाफ संघर्ष भी किया है कि डीएनडी ने जो अथॉरिटी के साथ जो एग्रीमेंट कर लिया, इट वाज बायस्ड। इट यू हैव टू बी रीजनेबल विद द यूजर्स, कंज्यूमर्स के साथ, राइट। अगर आप ऐसा एग्रीमेंट कर लोगे कि कंज्यूमर तो पे करता ही रहे और कंपनी अपने इंटरेस्ट और सब चीजों को लगा के अपना प्रॉफिटेबल, अनरीजनेबल प्रॉफिटेबल का स्ट्रक्चर, यानी कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जी, जी। तो मैं तो कई बार ये कहता हूं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको कहते हैं कमर्शियल, उसमें दो व्यक्तियों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्लेक्सिबल, मतलब वो एक तरीके का होना चाहिए, उसमें जनता मतलब करप्शन का एलिमेंट या ग्रेटिफिकेशन का एलिमेंट नहीं होना चाहिए जी। और यह कैपेसिटी हमारे यहाँ पे कई बार ब्यूरोक्रेसी में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में कम है, तो वो इग्नोरेंस के कारण या कैपेसिटी, समझदारी, बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट लॉज वगैरह को जो समझते नहीं है वो है, या ग्रेटिफिकेशन के इशू के कारण वो अनफेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो ऐसे केसेस हैं उनके कारण टोल खराब है या पीपीपी प्रोजेक्ट खराब है या इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट लोग नहीं आना चाहिए, ये कंक्लूड करना गलत है। ये बहुत अच्छा है, इसको बहुत इनोवेटिव तरीके से हमने यूज किया। इसके जो खराब पहलू हैं उनको स्ट्रांगली लीगल एक्शन के द्वारा उनको ठीक करना चाहिए, जिसका फिट एग्जांपल डीएनडी एक है और जो अब कैंसिल भी कर दिया गया। हम भी उसके कैंसिल करने में बहुत एक्टिवली काम किए हैं, लेकिन हम इस पूरे स्ट्रक्चर को, टोल को, इसको जस्टिफाइड मानते हैं और एक्सेप्ट करना चाहिए सबको। हाँ जी, जी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका इतना समय मिला, थैंक यू सो मच। बहुत लर्निंग है ये बच्चों के लिए, जो आपने इतनी सारी चीज़ें बताई और इतने सारे मूवमेंट्स के बारे में कहा, और यंग जनरेशन जो है वो कैसे अपने आप को इसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, उनके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हैं, और पॉलिटिक्स में आना उनके लिए कितने सारे रास्ते आपने जो बताए। दिस पॉडकास्ट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर द यंग जनरेशन। माय प्लेजर डॉक्टर शशि जी। आपका ये एजुकेशन पॉडकास्ट मैं आह्वान भी करूंगा लोगों से कि वो देखें जी। और महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि आजकल इंटरनेट की दुनिया है, डिजिटल इकोसिस्टम है, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी को एनालाइज करके आप सही राइट डिसीजन पे पहुँचे, इसकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए आपको अपने आँख नाक कान खोले रखने पड़ेंगे, और साथ में यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरकार की क्या पॉलिसीज है। गवर्नमेंट जिन एरियाज या सेक्टर्स में फोकस करके इन्वेस्टमेंट करती, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 90,000 करोड़ का सरकार का बजट है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बजट है, कल्चरल इकोनॉमी पे बजट है। ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके अपने कैरियर को, अपने आने वाले समय के एजुकेशन को, वर्क को उसके साथ अलाइन करेंगे, तो आप अपने लिए भी अच्छा कैरियर भी और परिवार के लिए भी आर्थिक रूप से संपन्नता अचीव करेंगे और देश की उन्नति में भी ज्यादा भागीदारी कर सकेंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद बहुत बहुत। अवश्य इस पॉडकास्ट को देखें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।